नमस्ते मित्रों, कथा निधि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी आज की कहानी एक बड़ी ही भावपूर्ण, हृदय स्पर्शी, साथ ही शिक्षाप्रद भी है। इस कहानी को लिखा है अनामिका जी ने। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। नखरे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बाबूजी, आप नहीं मर रहे, इसीलिए हमारी इच्छाएं मर रही हैं। नखरे तो देखो, हम लौकी की रोटी खा रहे हैं और इन्हें दही चाहिए। अरे, एक सप्ताह से मेरा बंटी मटर पनीर की सब्जी के लिए तरस रहा है। बहू की बातों से आहत होकर बुजुर्ग ससुर ने उठाया ऐसा कदम कि सबके ही होश उड़ गए। मंगला लौकी काटते हुए बड़ी उदास थी। कितने दिनों से उसका बेटा बंटी मटर पनीर खाने की जिद कर रहा था, लेकिन ना तो मटर खरीदने के रुपए थे और ना ही पनीर। आज भी मंगला लौकी काटते हुए सोच रही थी कि बंटी फिर से खाने में नाक मुंह चढ़ाएगा। सोचते सोचते उसने कढ़ाई में तेल डालकर जीरा, लहसुन और हरी मिर्च डाली तो तेज खांसी उठी। उसने फौरन थोड़ा सा चलाया और कटी हुई लौकी छौंक दी। ऊपर से हल्दी नमक मिलाने के बाद उसने कढ़ाई का ढक्कन लगाकर आटा गलाना शुरू किया। बाहर से ससुर जी के खांसने की आवाज से वह झुंझला उठी, लेकिन चुपचाप ही अपना काम करती रही। जब सब्जी बनकर तैयार हुई तो वो रोटियां सेकने लगी। तभी उसके ससुर राम खिलावन जी की आवाज आई। बोले, बहू, बहुत जोर से भूख लगी है, खाना दे दो। मंगला भुनभुनाई, यहाँ घर में खाने पीने की कितनी कमी है और इन्हें दिन भर भूख लगती है। वह झुंझलाते हुए बरामदे में गई। 77 वर्षीय राम खिलावन जी मिट्टी से लिपाई की हुई जमीन पर मछिया रखकर बैठे हुए थे। उनके सफेद भौहों के कुछ बाल ज्यादा ही लंबे हो गए थे, जो उनकी पलकों को छू रहे थे। उनके चेहरे की झुर्रियां उनके जीवन के उतार चढ़ाव की साक्षी बनी उनके अनुभव को दर्शा रही थी। मंगला इनका चेहरा देखती खींच उठती थी। उसने ससुर जी के सामने थोड़ी सी सब्जी और 2 रोटियां एक थाली में पटकते हुए कहा, लीजिए, खा लीजिए। तब वह छोटे बच्चे की तरह मनोहार करते हुए कहने लगे, बहू, सुबह से पेट में जलन सी हो रही है। एक कटोरी दही मिल जाती तो खाना आराम से खा लेता। ये सब्जी तुम ले जाओ और थोड़ा सा दही मुझे दे दो। अब तो मंगला का गुस्सा फूट पड़ा और वह कहने लगी, आपका बेटा इतने रुपए कमाता है क्या कि घर में दूध दही और घी पड़ा रहेगा? घर में और कुछ नहीं है? अरे, इतनी उम्र हो गई आपकी और आपको अपने जीभ की ही पड़ी है। यहाँ मेरा बंटी मटर पनीर की सब्जी के लिए तरस रहा है और आपकी फरमाइश लगी लगी रहती। अभी कल ही आपको दवाई चाहिए थी और आज आपको दही चाहिए। सच तो यह है बाबूजी, आप नहीं मर रहे हैं, इसलिए हमारी इच्छाएं मर रही हैं। नखरे तो देखो, हम तो लौकी रोटी खा रहे हैं, इन्हें दही चाहिए। कल ही आपकी दवाई खरीदने के चक्कर में काफी सारे रुपए खत्म हो गए। एक सप्ताह से मेरा बंटी मटर पनीर की सब्जी के लिए तरस रहा है। आप मर जाते तो कम से कम हमारी मुसीबतें तो खत्म होती। वैसे भी अब जीकर क्या करेंगे आप? मंगला की कड़वी बातें सुनकर राम खिलावन जी की बूढ़ी आंखों में आंसू डबडबा उठे। पीड़ा से उनके हृदय में मरोड़ सी उठने लगी। मंगला उनकी तरफ मुंह बिचकाकर देखते हुए बाहर आंगन में निकल गई। राम खिलावन जी इतना अपमानित हुए कि खाने की थाली को प्रणाम करके ही उठ खड़े हुए और बरामदे के पीछे से उतरकर घर के पिछवाड़े खेतों की ओर चल पड़े। वो अनजान दिशा में आगे बढ़ते जा रहे थे। वो कुछ सोचकर घर से नहीं निकले थे। बस उन्होंने तय कर लिया कि मेरी वजह से अगर बच्चों को परेशानी हो रही है तो सच में मुझे इस घर में रहना ही नहीं चाहिए। इधर मंगला आंगन में आई और उसने आंगन साफ करने के लिए झाड़ू उठाया, लेकिन अगले ही पल सामने खड़े व्यक्ति को देखकर उसके हाथ से झाड़ू छूट कर गिर पड़ा। सामने उसके पिता शंकर जी हाथ में 2 भरी भरी थैलियां लिए हुए खड़े थे। उनके माथे से पसीना टपक रहा था। बाबूजी को देखती मंगला दौड़कर उनके पास गई और उनके हाथों से झोले लेते हुए बोली, बाबूजी, इतनी गर्मी में आप ऐसे कैसे चले आए? आना था तो शाम को आ जाते। शंकर जी गमछे से अपना पसीना पोंछते हुए बोले, नहीं मंगला, मैं बिल्कुल सही समय पर आया हूँ। मंगला का दिल जोर जोर से धड़क रहा था कि कहीं बाबूजी ने कुछ सुन तो नहीं लिया। शंकर जी ने सचमुच ही अपनी बेटी की कड़वी बातें सुन ली थी। उनकी आंखों में थोड़े आंसू उतर आए थे। उनसे अब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो कहने लगे, बेटी, तुम अपने ससुर जी से किस लहजे में बात कर रही थी? क्या हमने तुम्हें यही सिखाया है? मंगला की नजरें झुक गई और उसका गला अवरुद्ध हो गया।
वह धीरे से बोली, बाबूजी, मैं उन्हें ये सब बोलना नहीं चाहती थी, लेकिन घर की हालत आपसे छिपी तो नहीं है। महंगाई ऐसी बढ़ती जा रही है, उनकी मजदूरी से घर ठीक से नहीं चल रहा। आए दिन तरह तरह के खर्चे सिर उठाए रहते ही हैं, इसलिए गुस्से से मेरे मुंह से वह सब निकल गया। शंकर जी दुखी स्वर में बोले, इंसान गुस्से में ही ऐसी बातें कह देता है जिनकी भरपाई जिंदगी भर नहीं होती है मंगला। ये सब कहने से पहले तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि तुम्हारे बुजुर्ग ससुर जी पर क्या बीतेगी। अरे मुश्किल दिन तो वो भी देख ही रहे ना। बुढ़ापे में उन्हें आराम से रहना चाहिए, भरपेट भोजन मिलना चाहिए, दवाई पाने की सुविधा होनी चाहिए, लेकिन वो भी तो कष्ट भरे दिन ही झेल रहे हैं। जिंदगी में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिन्हें हर सुख सुविधा नसीब होती है और जिनके पास रुपए पैसे की कमी नहीं होती है, वरना अधिकतर लोग तो समझौते करके ही जीवन को काट रहे होते हैं। ऐसे में उन्हें और दर्द पहुंचाने वाली बातें कहना कहाँ तक उचित है। हम भी कोई बहुत बड़े अमीर नहीं है, लेकिन बेटा, घर में मेरी अम्मा भी रहती है। अगर तुम्हारी माँ भी मेरी अम्मा के साथ ऐसा ही गंदा व्यवहार करे तो क्या तुम्हें अच्छा लगेगा। कोई बुजुर्ग हो जाता है, इसका मतलब ये नहीं कि वह बोझ है। खर्चा पानी तो सबका कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। बाकी सबके खर्चे यदि जायज है तो तुम्हारे ससुर जी पर होने वाला खर्च जायज क्यों नहीं है। उन्हें तुम बोझ क्यों समझ रही हो। अगर बुढ़ापे में कोई इंसान काम करने के लायक नहीं रहता तो क्या उसे मर जाना चाहिए। वो इंसान है या कोई वस्तु जिसकी उपयोगिता खत्म होने पर तुम उसे कबाड़ की तरह घर से हटा दोगी। मंगला, मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। सुनकर मंगला शर्मिंदगी से भर उठी थी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। शंकर जी कठोर सुर में बोले, तुम जाओ और अभी जाकर अपने ससुर जी से माफी मांगो। मंगला भरे गले से बोली, बाबूजी, आप धूप में ही खड़े हैं, भीतर आइए, मैं उनसे आपके सामने ही माफी मांग लूंगी। शंकर जी गुस्से में बोले, नहीं, जब तक तू उनसे माफी नहीं मांग लेती मैं तेरे घर के भीतर नहीं आऊंगा। इस घर में किसी बुजुर्ग का अपमान हुआ है। मेरे लिए तो यहाँ की हवा में सांस लेना भी अपराध है, क्योंकि ऐसा पाप मेरी खुद की बेटी ने किया है। बोलते बोलते वह हाँफने लगे थे। मंगला सरपट भीतर की ओर भागी ताकि अपने ससुर जी से माफी मांग सके, लेकिन वह यह देखकर हैरान रह गई कि उसके ससुर जी घर पर नहीं थे। अब तो वह परेशान सी हो गई। एक तो वैसे ही उन्हें चलने फिरने में दिक्कत होती थी, ऊपर से वह घर पर नहीं थे। धूप भी बड़ी तेज थी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह भागकर आंगन में आई और अपने पिता से बोली, बाबूजी, मेरे ससुर जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे घर में। सुनकर शंकर जी घबरा गए। बोले, जैसी बातें तूने उन्हें बोली है ना मंगला, पता नहीं उन्हें कितनी तकलीफ पहुंची होगी। कहीं वह दुख में डूब कर कोई गलत कदम न उठा ले। इधर मंगला ने देखा कि ससुर जी ने खाने को हाथ तक नहीं लगाया है। तुरंत ही गांव में हल्ला मच गया। सभी लोग राम खिलावन जी को ढूंढने के लिए निकल पड़े, लेकिन वो कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे थे। जमींदार के खेत पर काम कर रहे जोगी को भी गांव के कुछ लड़कों ने जाकर बता दिया था कि तुम्हारे बाबूजी गायब हो गए हैं। वो भी भागता दौड़ता घर पे आया। मंगला एक कोने में बैठकर फूट फूट कर रोई जा रही थी। जोगी घर पहुंचा तो जब मंगला ने उसे रोते हुए बताया कि बाबूजी मुझसे ही नाराज होकर घर छोड़कर गए हैं, तब जोगी अपना सिर पकड़कर बैठ गया। कहने लगा, मैं मानता हूँ कि मैं परिवार की सभी जरूरतें पूरी नहीं कर पाता हूँ मंगला, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम मेरे बाबूजी को ऐसा उल्टा सीधा बोलकर उन्हें घर छोड़कर जाने के लिए मजबूर कर दोगी। तुम बोल दो तो मैं भी घर छोड़कर चला जाता हूँ। शायद मेरी रोटियां भी तुम्हें भारी पड़ती हो। मंगला ने रोते हुए पति के पैर पकड़ लिए और कहने लगी, तुम कहीं से भी बाबूजी को ढूंढ कर ला दो, मैं उनके पांव पकड़कर उनसे माफी मांगूंगी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मुझे नहीं पता था कि मेरी कड़वी बातों को सुनकर वह इस तरह घर छोड़कर चले जाएंगे। सच में मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई है। इतना कहकर वह सिसक सिसक कर रोने लगी। इतनी देर में उसका बेटा भी स्कूल से आ गया। माँ को रोते देखकर और घर में इतनी भारी भीड़ को देखकर वो भी घबरा गया और रोने लगा। मंगला ने उसे बड़ी मुश्किल से संभाला। जोगी को रोते हुए देखकर बंटी उसके पास गया और रोते हुए कहने लगा, बाबूजी, आपको क्या हुआ है। माँ भी रो रही है, मैं आप लोगों को रोते हुए नहीं देख सकता। जोगी ने करुण नेत्रों से मंगला की ओर देखते हुए कहा, देखा तुमने,
तुम्हारा बच्चा तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकता, ना इसी तरह मैं अपने बाबूजी को तकलीफ में देख सकता। हालांकि आज हम लोगों के पास ज़्यादा सुख सुविधा नहीं है, खाने पीने की भी कमी है, लेकिन हमारे बीच में आपस में जो रिश्ता है, उस रिश्ते को कोई भूख या कोई कमी निगल नहीं सकती है। हमारे मन में एक दूसरे के लिए प्रेम और परवाह कभी कम नहीं होगा। वह मेरे बाबूजी थे, शायद इसीलिए तुम्हारे मुंह से कड़वी बातें निकली। अपने बाबूजी के लिए क्या तुम कभी भूल कर भी ऐसे शब्दों का प्रयोग कर पाती? अब मंगला क्या बोलती, वो तो वैसे ही अपनी गलती पर पछता रही थी। जोगी कहने लगा कि मैं भी बाबूजी को ढूंढने जाता हूँ। सब मिलकर उन्हें ढूंढ रहे थे। जोगी का दिमाग ये सोच ही नहीं पा रहा था कि बाबूजी कहाँ चले गए हैं। तभी उसे याद आया कि कभी कभार उसके बाबूजी उदास होते थे तो जंगल में नदी किनारे जाकर बैठ जाते थे, और नदी की बहती धार को देखकर वह शांति का अनुभव करते थे। जोगी के दिमाग में अभी ये तक यह बात नहीं आई थी, लेकिन अब यह बात दिमाग में आते ही उसके पैरों में फुर्ती सी आ गई। वह सीधे जंगल की ओर दौड़ पड़ा। उसे डर लग रहा था कि कहीं बाबूजी दुख के मारे कोई गलत कदम ना उठा ले। जोगी दौड़ता हुआ चले जा रहा था। उसके पीछे गांव के कुछ लोग भी हो लिए। जोगी जब नदी किनारे पहुंचा तो वहां पर कोई भी नहीं था, कहीं भी कोई नहीं था। हताश होकर वहीं पर एक पत्थर पर वह बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। रोते रोते कहने लगा, बाबूजी आप कहाँ चले गए मुझे छोड़कर? आप लौट आइए, माँ के बाद बस आपका ही तो सहारा है। इतना कहकर वह बिलख बिलख कर रो पड़ा। तभी उसकी नजर एक पुराने से गमछे पर पड़ी। वह गमछा उसके बाबूजी के गमछे की तरह ही दिखाई दे रहा था। वह बौखलाकर इधर उधर बाबूजी को ढूंढने लगा, लेकिन कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। इतने में ही गांव के लोग भी वहां पहुंच गए थे। जोगी रोते रोते कहने लगा कि कहीं मेरे बाबूजी ने पानी में छलांग तो नहीं लगा दी। सब लोग घबरा गए और कुछ लोग नदी में उतरकर उन्हें ढूंढने भी लगे, लेकिन उनका कहीं अता पता नहीं था। धीरे धीरे शाम होने लगी थी। अब सब लोग जोगी को समझाने लगे कि तेरे बाबूजी यहाँ जंगल में नहीं है, अब हमें घर चलना चाहिए। शाम होते ही जंगली जानवरों का खतरा बढ़ जाता है। हो सकता है कि वह किसी दूसरे गांव की ओर निकल गए हो। जोगी का दिल मान नहीं रहा था। उसका दिल लगातार किसी अनजानी आशंका से धड़क रहा था। वह तो जंगल से वापस लौटने को तैयार भी नहीं था, लेकिन गांव वाले जतन करके उसे वापस लेकर लौटा लाए। गांव की सीमा तक पहुंचते पहुंचते अचानक से ही गांव का एक लड़का भागता हुआ उधर आया और जोगी से कहने लगा, भैया तुम्हारे बाबूजी मिल गए हैं। वो शहर जाने वाली बस में बैठ गए थे। वो तो अच्छा हुआ कि उसी बस से गांव का एक लड़का भी शहर जा रहा था। बाबूजी को देखकर वो उन्हें समझा बुझाकर वापस ले आया, वरना वो तो जिद पकड़ के बैठे थे कि मैं अब शहर के किसी वृद्धाश्रम में जा रहूंगा। तुम जल्दी से घर चलो, वो घर पर आ गए हैं। ये खबर सुनते ही मानो जोगी के प्राण वापस आ गए। भागते भागते घर पहुंचा। आंगन में बाबूजी खड़े थे और मंगला उनके पैर पकड़कर लगातार रोई जा रही थी। आखिर बहू का रोना देखकर राम खिलावन जी भरे गले से बोले, बहू अब ऐसे रो मत, चलो उठो, तुम तो घर की लक्ष्मी हो। घर की लक्ष्मी ऐसे रोते हुए अच्छी नहीं लगती है। शाम का समय है, घर में दिया बाती करो। मैंने तुम्हें माफ किया। मंगला रोते हुए ही बोली, बाबूजी शुरुआत से ही हम गरीबी भरे दिन देखते आ रहे हैं। मैंने अपनी ज़रूरतों को तो मार दिया, लेकिन जब मेरे बच्चे को भी छोटी छोटी चीज़ों के लिए तरसना पड़ता है तो मेरे मुंह से कड़वी बातें निकल जाती हैं। लेकिन मुझे माफ़ कर दीजिए। जिंदगी में इंसान को हर चीज़ नहीं मिलती है, मैं जानती हूँ। उसके लिए मेहनत भी करनी पड़ती है। आगे चलकर हो सकता है कि भविष्य में हमारा अच्छा समय आए, लेकिन बुरे समय में मैंने आपके साथ जो बुरा व्यवहार किया, उसके लिए मैं जिंदगी भर शर्मिंदा रहूंगी बाबूजी। राम खिलावन जी भरे गले से कहने लगे, कोई बात नहीं बहू, जुबान ही तो है, गलत बात निकल गई, लेकिन तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास है, मेरे लिए इतना ही काफी है। मंगला कहने लगी, तो बापूजी वादा करिए कि आज के बाद से हमें इस तरह छोड़कर कहीं निकल नहीं जाएंगे। और मैं भी वादा करती हूँ कि आपको कभी कुछ उल्टा सीधा नहीं सुनाऊंगी। खिलावन जी ने नम आंखों से सहमति में सिर हिला दिया तो मंगला अपने पति से बोली, सुनिए जी, जाकर थोड़ा दही खरीद कर ले आइए। बाबूजी को दही खाने का मन कर रहा था। तभी शंकर जी बोल पड़े, अरे बेटी, किसी को दही खरीदने की जरूरत नहीं है। गांव से मैं दही अचार पापड़ लेकर आया हूँ।
इसके साथ ही खेत में ढेर सारे मटर उगे थे, तो मैं मटर भी लेकर आया हूँ। तुम खाने की तैयारी करो और मैं थोड़ा पनीर खरीद कर लाता हूँ। आज घर में सबकी पसंद का खाना बनाओ। मंगला हौले से मुस्कुराती हुई रसोई की ओर बढ़ गई। धीरे धीरे गांव की भीड़ भी छटने लगी थी। लोग तरह तरह की बातें बना रहे थे, लेकिन मंगला को आज अपनी गलती का एहसास हो गया था और उसने खुद में परिवर्तन लाने का निश्चय कर लिया था। रात को सबने मिलजुल कर भोजन ग्रहण किया। शंकर जी ने भोजन के उपरांत अपनी बेटी को अपने पास बुलाया और कहने लगे, देखो बेटी, मैं तुम्हारे लिए ज्यादा कुछ तो नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हारी माँ की पुरानी सिलाई मशीन घर में पड़ी है, वो मैं तुम्हारे लिए ला दूंगा। तुम गांव में सिलाई सीख लो और सिलाई का काम करना शुरू कर दो। इससे तुम्हारी खुद की भी घर में कमाई होती रहेगी। तुम लोग अपने ऊपरी खर्चे उठा पाओगे। मंगला को ये सुझाव बहुत पसंद आया। वो कहने लगी, ठीक है बाबूजी, मैं ऐसा ही करूंगी। 6 महीने तक मंगला ने गांव के सिलाई केंद्र में जाकर सरकारी योजना के तहत मुफ्त में सिलाई सीखी और उसके बाद गांव में ही कपड़े सिलाई करने का काम करने लगी। आसपास के मोहल्ले से भी उसके लिए काम आने लगा था और अब वह घर की अधिकतर जरूरत की चीजें अपनी कमाई से ही जुटा लेती थी। वक्त बदला था और अब धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो रहा था। राम खिलावन जी का बुढ़ापा भी सुख से कट रहा था और अब उन्हें जो भी खाने पीने की इच्छा होती थी, बहू उनके लिए खरीद कर जरूर लाती थी। मुश्किल वक्त तो जीवन में हमेशा के लिए नहीं रहता। ऐसे में मुश्किल वक्त में हमेशा यह कोशिश होनी चाहिए कि हमसे कोई गलती ना हो, क्योंकि अच्छे वक्त में यही गलतियां हमें परेशान करती है। अगर हर लड़के के माँ बाप शंकर जी के जैसे हो तो कितना अच्छा होगा। किसी भी वृद्ध को कभी वृद्धाश्रम जाने का ख्याल तक मन में नहीं आएगा। कहानी के बारे में आपका क्या विचार है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा।